यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। हम जो है CUET PG मैथमेटिक्स का जो है बैच प्रारंभ कर चुके हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से समझिए, डेली मॉर्निंग 7:30 टू 10:30 जो है बैच चल रहा है और आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। हम 2 महीने का ये जो कोर्स पढ़ने वाले हैं उसमें CUET और राजस्थान की जो कॉमन यूनिवर्सिटीज हैं उनका, जो लोकल यूनिवर्सिटीज है उनका कॉमन सिलेबस हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ज्वाइन कैसे करना है इस कोर्स को, तो उसके लिए आप ये जो 2 कॉन्टेक्ट नंबर हैं इनके ऊपर अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और कोर्स नेम, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अनंत आर्यम क्लासेस उदयपुर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको ये बैच जो है उसके लिंक जो है लाइव क्लासेस के प्रोवाइड किए जाते हैं। अनंत आर्यम जेम गेट नेट से यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी क्लासेस चल रही है और अनंत आर्यम क्लासेस एप्लीकेशन है, वहां से भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है यह कोर्स अवेलेबल है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। हम ये 3 फैकल्टी इस कोर्स को पढ़ाने वाले हैं, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है और कोई भी क्वेरी इस बैच से रिलेटेड हो तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जल्द से जल्द जिन भी विद्यार्थियों को, इंडिया के किसी भी स्टूडेंट को अगर MSc अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो वे लोग हमसे जुड़ सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। हम बात कर रहे हैं विद्वानों मॉडर्न अलजेब्रा, और मॉडर्न अलजेब्रा में भी स्पेशली हम बात कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी की। ठीक है साहब, तो मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर ग्रुप थ्योरी हम प्रारंभ कर चुके हैं और ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत हमने आपको पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है कंसेप्ट समझाए थे। आज की क्लास में अब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से आगे बढ़ने वाले हैं। नॉन एबिलियन ग्रुप और इनकी चर्चा करी थी। इससे पहले कोई होमवर्क दिया था विद्वानों? कोई होमवर्क शायद हमने आपको दिया था, ये बिल्कुल ग्रुप और जो है एबिलियन ग्रुप वगैरह पता करने के लिए। मोनोइड क्या क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं, ये समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ग्रुप हमने कहा था कि आपको इन जो 19 स्ट्रक्चर हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं जो ग्रुप हैं, यह आपको बताना है। तो चलिए साहब पता करते हैं, ध्यान से समझिए इनमें से कौन कौन सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप है। तो उसको देखिए साहब, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज। कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। तो अब इन चारों में ध्यान से समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ग्रुप। आपको पता करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है इनमें से ग्रुप कौन कौन सा है। क्या n प्लस ग्रुप है? नहीं है, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी ही इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। आइडेंटिटी एडिशन की 0 होती है, 0 इसमें नहीं है। क्या नेचुरल नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है? कारण इनवर्स, 2 का इनवर्स 1/2 होता है। एडिशन के लिए a का इनवर्स -a और मल्टीप्लिकेशन के लिए a का इनवर्स 1/a होता है, राइट। तो यहां पर a का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस वजह से यह क्या नहीं है? ग्रुप नहीं है। तो आपका नेचुरल नंबर का सेट जो है वह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या नहीं बनाता है? ग्रुप नहीं बनाता है। फिर हम अगर बात करें तो z प्लस, क्या इंटीजर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है? तो क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी, मोनोइड तो पहले ही था ही है और अब इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है हर एक एलिमेंट का, इसलिए क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा, राइट। फिर z माइनस तो एसोसिएटिव ही नहीं होता है, ठीक है। फिर z मल्टीप्लिकेशन, क्या इंटीजर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है? नहीं बनाएगा, कारण 2 का इनवर्स 1/2 होता है जो कि इंटीजर नहीं होता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्रुप नहीं होगा। q प्लस, क्या रेशनल नंबर का सेट एडिशन के लिए ग्रुप बनाता है? सभी रेशनल नंबर को अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो फिर से रेशनली आएगा क्लोजर। रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, 0 इसमें है। और इनवर्स, हर रेशनल नंबर का नेगेटिव भी फिर से रेशनल नंबर ही होता है, तो इसलिए ये क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। फिर q माइनस तो एसोसिएटिव ही नहीं है, q मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा, तो q मल्टीप्लिकेशन जो है वह ग्रुप नहीं बनाता है। सर कारण क्या है? q मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 का इनवर्स 1/0। बात समझ आ रही है? 0 एक इसमें एलिमेंट है जिसका इनवर्स 1/0 होता है और 1/0 नॉट डिफाइंड, जो कि q में बिलोंग नहीं करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए q मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं बनाता है, राइट। फिर q√2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी 0 0 0 प्लस 0√2 आ जाएगी। इनवर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है। फाइनल चेक किया आप लोगों ने? a प्लस b√2 का इनवर्स माइनस है, -b√2 हो जाएगा।
तो एडिशन के लिए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो ये ग्रुप बनाएगा। क्यू रूट टू माइनस तो एसोसिएटिव ही नहीं था, क्यू रूट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 0 प्लस 0 रूट टू का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये भी ग्रुप नहीं बनाएगा। रियल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, लेकिन रियल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बनाता है, कारण सेम, 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। नेचुरल नंबर यूनियन 0 यानी कि होल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं बनाता है, कारण 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, 1 का इनवर्स -1, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और नेचुरल नंबर यूनियन 0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, 2 का इनवर्स 1/2, मल्टीप्लीकेशन के लिए 2 का इनवर्स 1/2 होता है, वह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कुछ समझ आ रही है बात? तो ये जो आपको 19 स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहे हैं, उनमें से ओनली 5 स्ट्रक्चर जो है वह क्या आ रहे हैं, ग्रुप आ रहे हैं, दिख रहा है, सभी प्लस वाले ओनली, Z प्लस, Q प्लस, Q रूट 2 प्लस, R प्लस और C प्लस, इसके अलावा कोई भी यहां पर ग्रुप नहीं बन रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये 5 आपको क्या दिख गए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप दिख गए। अब इनमें से एबिलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप कौन कौन से हैं, तो ध्यान से समझिए। अगर एबिलियन ग्रुप होता है तो वो ग्रुप होता ही होता है, लेकिन ग्रुप होता है वो एबिलियन ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपसे एक एग्जांपल ढूंढ के लाने के लिए भी कहा था, है ना, अभी उसकी भी बात करेंगे, नॉन एबिलियन ग्रुप का एक एग्जांपल, ठीक है। तो जो जो ग्रुप नहीं है वो क्या नहीं होंगे, एबिलियन ग्रुप भी नहीं हो सकते। जो ग्रुप ही नहीं है एबिलियन ग्रुप कहां से होगा, राइट। तो जो जो ग्रुप नहीं है वो एबिलियन ग्रुप तो हो ही नहीं सकते, तो मैंने उनको तो सबको काट ही दिया, जो ग्रुप नहीं थे वो सब कैंसिल कर दिए। 5 ही बचे ना प्लस प्लस वाले, ये 3 और ये 2, 5, ये 5 ग्रुप थे बस इन 19 में से, ठीक है। अब इन 5 में से एबिलियन ग्रुप कौन कौन से हैं, हाँ, 5 होंगे। तो आपकी किस्मत थोड़ी सी जो है खराब निकली, इनमें से एक भी नॉन एबिलियन नहीं मिला, 5 के 5 क्या मिल गए, एबिलियन ग्रुप ही मिले। और मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि एक नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जांपल लिख के लेके आएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये 5 के 5 तो क्या हो गए, एबिलियन या कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो गए। फिर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मैंने आपको समझाया था, यानी कि ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, राइट। फिर फाइनाइट ग्रुप, इफ ऑर्डर ऑफ एनी ग्रुप जी इज फाइनाइट, अगर जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, यानी कि जी फाइनाइट है तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे, फाइनाइट। जी इनफाइनाइट है तो, या ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो ग्रुप को फाइनाइट कहेंगे, ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ग्रुप को इनफाइनाइट कहते हैं, राइट। फिर नॉन एबिलियन ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती हो। अ ग्रुप विच इज नॉट एबिलियन इज नॉन एज नॉन एबिलियन, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती हो। कोई एग्जांपल लिख के लाए हैं, बोलिए कौन सा एग्जांपल लिख के लाए हैं। 2x2 की मैट्रिसेस का सेट लिख के लाए हैं राजेंद्र कुमार जी। एक का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, 2x2 ऑर्डर की रियल नंबर्स की मैट्रिसेस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल जो है राजेंद्र कुमार जी बता रहे हैं, अभी देख लेते हैं क्या इनका एग्जांपल ठीक है क्या। रियल नंबर की इंटीजर्स, रियल नंबर्स है ना, देखिए साहब एग्जांपल देखिए नॉन एबिलियन ग्रुप का, G इज इक्वल टू, ये बोल रहे हैं सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ABCD वेयर ABCD ऑल आर रियल नंबर्स। ये चारों के चारों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और उसी के साथ साथ AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, AD माइनस BC 0 नहीं है, ऐसा सेट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यह एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप। यह क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप। हिंदी में कहें तो अनआबेली समूह है।
ठीक है साहब, ये एक एग्जांपल आपको नॉन एबिलियन ग्रुप का भी लिखवाया। क्या वास्तव में ये नॉन एबिलियन है, यह आपको घर से पता करके आना है। पहले तो एक ग्रुप है भी है कि नहीं वो पता करके आना है, फिर ग्रुप होने के बाद ये क्या ये एबिलियन है या वास्तव में नॉन एबिलियन है। ठीक है, तो यह आप पता करके आएंगे। और फाइनाइट ऑर्डर के दो नॉन एबिलियन ग्रुप कल और ढूंढ के लेके आएंगे। फाइनाइट ऑर्डर के दो नॉन, ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, रियल नंबर यहां लिखते जाएंगे तो बहुत सारे रियल नंबर आते जाएंगे। आपको क्या करना है, अब होमवर्क बढ़ गया है, आज सभी लोग नहीं करके आए, इसलिए नॉन एबिलियन ग्रुप, दो नॉन एबिलियन ग्रुप, वो भी कौन से, फाइनाइट ऑर्डर के। ठीक है, 2 4 5 7 जिस भी आपको जो अच्छा लगे उस ऑर्डर के ढूंढ के लेके आएंगे। बात समझ आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिए। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप एंड एनी ए बिलोंग्स टू जी। जी स्टार कोई ग्रुप है और ए जी का एलिमेंट है, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन is said to be order of element A belongs to G. Then the least positive integer n, जो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है n, वह क्या कहलाता है, order of element कहलाता है। If A raised to the power n is equal to identity, where E is the identity element of group G, जहां पर E क्या है, इस G का identity element हो, the least positive integral power n is said to be order of the element if A raised to the power n is equal to identity हो। मतलब किसी एलिमेंट की ऐसी सबसे छोटी पूर्णांक घात क्या लगाई जाए कि आइडेंटिटी आ जाए, वह सबसे छोटी जो धनात्मक पूर्णांक घात है, उस धनात्मक पूर्णांक को ही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं। ठीक है साहब, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ए जो है इससे जनरेट हो रहा है, मतलब ए से जनरेट होने वाला कोई सब ग्रुप बनेगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड इट्स ऑर्डर इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। दोनों डेफिनेशन है, ए से जनरेट होने वाला हमेशा एक सब ग्रुप बनता ही बनता है ग्रुप में। जी में अगर 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट से लेके अगर हम उसकी पावर, हर एलिमेंट की पावर लगा लगा के एक सेट बनाएंगे, वह सेट उस ग्रुप का सब ग्रुप आएगा। अभी हम सब ग्रुप आगे समझेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। तो हर एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो सेट होता है वह हमेशा एक सब ग्रुप बनाता है, और उस सब ग्रुप का ऑर्डर ही उस ग्रुप उस एलिमेंट ए का ऑर्डर होता है, उस सब ग्रुप का ही ऑर्डर ए का एलिमेंट। या तो ऐसे डेफिनेशन याद रखो, या फिर ए की वह लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो आइडेंटिटी देता है, वह इंटीग्रल पावर क्या कहलाता है, उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, यह ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन। जैसे सपोज आपके सामने जी कोई ग्रुप है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सर ये क्या ग्रुप है क्या, बिल्कुल ग्रुप है ये, इसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स चारों प्रॉपर्टी लग जाएगी। बी अ ग्रुप देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, है ना, तभी इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर याद कीजिए। तो 1 की ऐसी क्या इंटीग्रल पावर लगाऊं कि इसकी आइडेंटिटी 1 आ जाए, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की 1 होती है, तो 1 की पावर तो 1 लगाने पर 1 आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और इसके अलावा दूसरे किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा किसी का भी ऑर्डर 1 नहीं होता है। फिर ध्यान से समझिए, -1 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आइडेंटिटी आ जाए, तो -1 की पावर 2 लगाओगे तो 1 आ जाएगा। आयोटा की ऐसी क्या पावर लगाई जाए, आयोटा की पावर 1, तो आयोटा आयोटा की पावर 2 -1 होता है, तो आयोटा की पावर 4 1 आएगा, और माइनस आयोटा की पावर 4 भी 1 आएगा। इसलिए इनकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हमने देख ली, इसलिए 1 2 4 4 इसके ऑर्डर हो जाएंगे। सर वो दूसरी वाली डेफिनेशन 1 से जनरेट होने वाला, तो 1 से जनरेट होने वाला मतलब 1 की ही पावर लगा के, 1 की पावर में 1 2 3 4 0 -1 -2 कुछ भी लगो, हर बार 1 ही आएगा। तो इस सब ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, एक, इसमें एक ही एलिमेंट है इसलिए 1 का ऑर्डर 1 होगा। -1 की इंटीग्रल पावर लगाओ, -1 की पावर 1 से -1 आएगा, -1 की पावर 2 से 1 आएगा, -1 की पावर 3 से वापस -1, -1 की पावर 4 से वापस +1, तो 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे दो ही एलिमेंट आ रहे हैं। सेट में रिपीटेड एलिमेंट बार बार नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ 2 आ रहे हैं, इसलिए -1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं। फिर आयोटा की इंटीग्रल पावर, आयोटा की पावर हम क्या लगा सकते हैं, हम 1 -1 2 ऐसे 1 2 3 4 लगाइए, आयोटा की पावर 1 आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 2 -1 आएगा, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 +1 आएगा, और आयोटा की पावर 5 से वापस आयोटा, आयोटा की पावर 6 से वापस -1,
ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसलिए आयोटा का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर 4 है। और माइनस आयोटा की भी ऐसी पावर लगाओगे तो 4 एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब माइनस आयोटा का भी ऑर्डर क्या है 4 है। तो क्या पता चल रहा है यहां से हमें कि इस जी के अंदर जो हमने 4 एलिमेंट लिए हैं उनके ऑर्डर इस प्रकार से निकालते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर ध्यान से समझिए कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा छोटा या बराबर होता है। पहली बात, ग्रुप के सभी एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के सभी एलिमेंट, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, जी के सभी एलिमेंट का ऑर्डर जी के ऑर्डर से छोटा या बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी जी के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, डिवाइड करता है, बशर्ते जी का ऑर्डर फाइनाइट हो। ठीक है साहब, जी का ऑर्डर इनफाइनाइट और आप कह दो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का भाग जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अगर जी का ऑर्डर फाइनाइट है तो जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर जी के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है, विभाजित करता है। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट देखिए साहब, इससे आगे की चर्चा करें तो एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ग्रुप्स। पहले तो पता करना है कि इनमें से कौन कौन से ग्रुप हैं, पहली बात तो, ठीक है साहब। और दूसरी बात क्या पता करनी है आपको इसी के साथ साथ कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन सभी के ऑर्डर क्या क्या है, यह भी आपको पता करके आना है। घर से आपको इन सभी के ऑर्डर निकाल के लेके आना है। कुछ कुछ मैं बता देता हूं यहां पर, बाकी इन सभी ग्रुप के आप क्या निकाल के लेके आएंगे, ऑर्डर, एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल के लेके आएंगे। राइट, बात समझ आ रही है? तो आपको इन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करके आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इफ यस, यदि ग्रुप है, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ देयर एलिमेंट्स। अगर कोई ग्रुप है इनमें से तो उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर ज्ञात कीजिए। तो गौर से देखिए, भी ऑर्डर निकालना सिखाया एक एग्जांपल में मैंने आपको, अब आप इसको घर से सॉल्व करके लेके आएंगे, ये आपका होमवर्क है। ये सभी जो 17 क्वेश्चन है इनमें हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के लेके आना है। सर हमें ये एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो ये क्या होते हैं ये नहीं पता है, तो ध्यान से समझिए, मैं आपको ये एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो क्या होता है यह बता देता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, मैं उनकी चर्चा कर देता हूं, ध्यान से समझिए। ये दो ग्रुप है, इन दो ग्रुप में भी आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट का ऑर्डर, चलिए काम करिए, ये लिखे हुए हैं ये वेरीफाई करके लेके आने हैं। क्या ये लिखे हुए हैं ये सब सही है क्या, इनके ऑर्डर ही है क्या? इस ग्रुप का भी और इस ग्रुप के भी आपको क्या करने हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, है ना। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप्स, है ना। इन दोनों ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के लेके आना है। ये नीचे लिख रखे हैं क्या, इनके ऑर्डर सही लिखे हुए हैं क्या, ये भी पता करके आना है। अभी आप समझिए एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो क्या होता है, तो ध्यान से देखिए साहब। दो बात है, एक बात तो आती है एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो एन क्या होता है, एडिशन मॉड्यूलो एन, इसको जनरली प्लस एन इससे लिखा जाता है। इसका सिंपल सा मतलब इस तरीके से होता है, ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी का तात्पर्य क्या होगा, ए एडिशन मॉड्यूलो बी एन का तात्पर्य होता है ए प्लस बी ओनली। कब तक, जब तक कि ए प्लस बी की वैल्यू एन से छोटी आती हो। लेकिन अगर इस ए प्लस बी की वैल्यू एन से बड़ी या बराबर आए, एन से बड़ी या बराबर, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, आर लिख देते हैं। जहां पर आर क्या है, रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन। अगर ए प्लस बी में एन का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वह आर है, वेर आर इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, जहां आर क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है, जबकि उसमें किसमें किसका भाग दिया जाए, एन का भाग दिया जाए ए प्लस बी के अंदर। दिस इज एक्चुअली एडिशन मॉड्यूलो एन। जहां पर आप पीछे क्या लिखेंगे, वेयर आर इज द रिमाइंडर, आर क्या है, आर इज द रिमाइंडर व्हेन, वेयर आर इज द रिमाइंडर when it is divided by, when a plus b is divided by, when a plus b is divided by, when a plus b is divided by n,
जब a प्लस बी में n का भाग देते हैं तब जो शेषफल आएगा वह r का मान है। यह हो गया आपका एडिशन मॉड्यूलो। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। फिर एग्जांपल से समझाता हूं। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का क्या मतलब है, गौर से देखिए। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n का क्या मतलब है, उसके लिए ध्यान से समझिए। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का मतलब है a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n इंटू बी। इसका भी तात्पर्य वही होगा जो ऊपर है। क्या हो जाएगा, a इंटू बी। a इंटू बी रहेगा या फिर रिमाइंडर आएगा। a इंटू बी कब आएगा, जब a इंटू बी की वैल्यू n से क्या रहे, छोटी। और जब a इंटू बी की वैल्यू n से बड़ी या बराबर आती है तो क्या आएगा, शेषफल आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन a इंटू बी इज डिवाइडेड बाय n। इसमें a प्लस बी में n का भाग दे रहे हैं, इसमें क्या करना है, a इंटू बी में n का भाग देना है। where r is the remainder when divided by when a into b is divided by n। a into b में अगर n का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वह क्या होगा, इसका वैल्यू होगा। अब जैसे मैं आपको मॉड्यूलो की वैल्यू दिखाऊं तो ध्यान से समझिए। सपोज हमें 2 प्लस, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2-3 इधर ऊपर और 2-3 नीचे बता देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम बात करें 2 एडिशन मॉड्यूलो 3 4 की, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 में 3 से बड़ा है तो 6 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए आ जाएगा। 4 एडिशन मॉड्यूलो 2 और 5, तो ये क्या आ गया, 9, 9 में 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा। 6 एडिशन मॉड्यूलो 9 और 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। क्योंकि 8 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेम यही हम क्या कर देंगे, एडिशन मॉड्यूलो की जगह मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लगा दीजिए। बस होगा क्या, वैल्यू आंसर जो है वह चेंज हो जाएगा, वैल्यू बदल जाएगी। एक तो एडिशन मॉड्यूलो की जगह मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लगेगा, ठीक है। दूसरा जो रिजल्ट है वह बदल जाएगा, रिजल्ट इनका ऐसा नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 इंटू 4, इसका वैल्यू क्या आएगी, तो 4 दूनी 8, 8 में 3 का भाग दिया तो शेषफल क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 8, 3 2 6, 2 रिमाइंडर, राइट। 4 5 20 by 2, रिमाइंडर 0। 6 2 12 डिवाइडेड बाय 9 विल गेट रिमाइंडर 3, राइट। तो यह इस प्रकार से मॉड्यूलो आप चेक करते हैं। अब आपको ये मॉड्यूलो लगाने हैं और मॉड्यूलो ऑपरेट करते हुए, जैसे सपोज 2 की पावर 3 आ गया, तो 2 की पावर 3 का मतलब एडिशन मॉड्यूलो में 6 होता है, क्योंकि 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार ऐड करना है। लेकिन 2 की पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में अर्थ क्या होगा, 8। 2 की पावर 4 का, इसमें 2 की पावर 4 का मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 में 2 की पावर 4 क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होगा और 16 में 11 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो अगर बड़ी वैल्यू, ये जो मॉड्यूलो है इससे बड़ी वैल्यू आ जाए, एडिशन है तो उसको ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन उसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसमें 11 को डिवाइड करना है। इससे 30 से बड़ी आ जाए तो उसमें 30 को डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा वह उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। इस तरीके से आपको इन दोनों क्वेश्चन के क्या करने हैं, हर एलिमेंट का ऑर्डर आपको फाइंड करके लेके आना है। बात समझ आ रही है। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आप निकाल के लेके आएंगे। एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो मैंने आपको समझाए हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैंने आपको बताया है। अभी ध्यान से समझिए, हम बात करते हैं सब ग्रुप्स की, ठीक है। ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, फिर इनकी एक साथ प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। तो ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, तो सब ग्रुप देखिए साहब, सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। A non-void subset H of a group G is said to be a subgroup of group G if H itself a group for the induced operation in G। ध्यान समझिए, H नॉन वॉइड हो, सबसेट हो और खुद क्या आ जाए, ग्रुप आ जाए। किसके लिए,
फॉर द सेम ऑपरेशन इन जी, जी में जो ऑपरेशन है, अगर जी में प्लस है तो एच भी प्लस के लिए ग्रुप होना चाहिए, जी अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप है तो एच भी मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप होना चाहिए, और उसके साथ साथ एच नॉन वॉइड होना चाहिए और एच जी का सबसेट होना चाहिए। अगर जो ऐसा हो जाए तो एच को विद्वानों ग्रुप जी का क्या कहेंगे? सब ग्रुप कहेंगे। यह एक्चुअल में क्या हो गई? सब ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। लेट हमने क्या मान लिया? लेट जी इज इक्वल टू, जी हमने कैसा मान लिया? 1 2 3 4 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 बी अ ग्रुप, यह एक कोई ग्रुप है। देन H1, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाले हमने, तो ऑर्डर कैसे निकाले ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए 1 की क्या पावर लगाएं कि वापस 1 आ जाए? मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 की पावर 1 लगाने पर ही 1 आएगा। और मैंने आपको बताया भी कि आइडेंटिटी के अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होता है, ओनली आइडेंटिटी का ही ऑर्डर 1 आएगा, तो 1 का ऑर्डर 1 हो गया, राइट। अब बताइए अगला 2 का ऑर्डर क्या होगा? तो 2 की पावर 1 लगाएंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 लगाएंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 लगाएंगे 8 में 5 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 2 की पावर 1 2 3 चेक कर ली, लेकिन 2 की पावर 4 लगाएंगे तो 16 में 5 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 से 1 आ रहा है, इसका मतलब 2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। फिर सेम एज इट इज 3 की पावर 1 3 आएगा, 3 की पावर 2 9 मतलब 4 आएगा, 3 की पावर 3 27 में 5 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, पर 1 नहीं आया। तो 3 की पावर 4 81 में 5 डिवाइड करेंगे 16 पंजे 80, यानी कि क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा 3 की पावर 4 से, इसलिए 3 का ऑर्डर 4। 4 की पावर 1 से 4 आएगा, 4 की पावर 2 से ही 1 आ जाएगा। 4 की पावर 2 लगाने पर 16, 16 में 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1। क्या आपको बात समझ आ रही है? इसलिए 4 का ऑर्डर क्या होगा? सीधा सीधा 2 होगा, राइट। तो यहां से आपको 1 2 3 4 सभी का ऑर्डर अगर देखें तो आपको ऐसा मिल रहा है। ये कोई ग्रुप है, अब इसके सब ग्रुप लिख रहे हैं हम। H1 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ऑफ 1, H2 इज इक्वल टू 1 4, H3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 R3 सब ग्रुप, ये इसके 3 सब ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए, पहले तो नॉन वॉइड होने चाहिए, तीनों खाली नहीं है, फिर इसके सबसेट होने चाहिए, तीनों सबसेट है, फिर खुद ग्रुप होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि जी अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4, तो इसका सब ग्रुप चाहे अब उसका ऑर्डर 1 या 2 या 4 ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सब ग्रुप का ऑर्डर क्या आएगा? या तो 1 या फिर 2 या फिर 4। तो ये ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो 1 ऑर्डर का या 2 ऑर्डर का या 4 ऑर्डर का इसका सब ग्रुप आ सकता है। तो ये 3 इसके क्या हो जाएंगे? सब ग्रुप हो जाएंगे। अब 1 से जनरेट होने वाला, हमने कहा था ना कि ये जो एलिमेंट है हर एलिमेंट से जनरेट होने वाला एक सब ग्रुप बनता है, तो 1 से जनरेट कर रहे हैं। 1 की पावर 1 से 1 आएगा, 1 की पावर 2 से 1 आएगा, 1 की पावर 3 से 1 आएगा, 1 की पावर 4 से 1 आएगा, मतलब 1 की कुछ भी पावर लगाओ 1 ही आएगा। तो एक तो ये ऐसा सब ग्रुप हो जाएगा। फिर 2 की पावर 1 लगाओ 2 आएगा, 2 की पावर 2 से 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 से 2 आया, 2 की पावर 2 से 4 आया, 2 की पावर 3 से 8 में 5 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 4 से 16 में 5 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये H3 तीसरा वाला सब ग्रुप आ गया। फिर 3 की पावर 1 से 3 आएगा, 3 की पावर 2 से 9 में 5 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा, 3 की पावर 3 27 में 5 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, 3 की पावर 4 81 में 5 डिवाइड करेंगे तो 16 पंदे 80 रिमाइंडर 1 आएगा। दिख रहा है? फिर सेम एज इट इज 4 की पावर 1 से 4 आएगा, 4 की पावर 2 से 16 में 5 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 4 की पावर 3 64 में वापस 5 डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 4 तो क्या आ जाएगा? 216, उसमें वापस 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 1 4 1 4 1 यानी कि 2 एलिमेंट आ रहे हैं। इनसे देख के भी आप इनका ऑर्डर बता सकते हो। 1 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर 1 है, इसलिए 1 का ऑर्डर 1 है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 2 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4 है, इसलिए 2 का ऑर्डर 4 है। वो पावर वाले से देख सकते हो, उसके अलावा सब ग्रुप जनरेट करके ऐसे भी देख सकते हो। 3 से जनरेट होने वाले का ऑर्डर 4 है सब ग्रुप का, इसलिए 3 का ऑर्डर भी 4 हो जाएगा। और 4 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है, इसलिए 4 का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग शेटिंग? कुछ बात समझ आ रही है? तो एक तो सब ग्रुप, एक एलिमेंट्स का ऑर्डर उनसे जनरेट होने वाले सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, और क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इन सब ग्रुप्स का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ही करना चाहिए, बशर्ते जी क्या हो? फाइनाइट ग्रुप हो।
जी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यह आपको ध्यान में रखना है, राइट। फिर ध्यान से समझिए सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। सर ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट क्या बला है? ठीक है साहब, स्वयं प्रतिलोमी अवयव। An element A of a group G is said to be self inverse element if and only if A inverse is equal to A. A के अगर एलिमेंट का इनवर्स वापस A ही आता हो, हर एलिमेंट का इनवर्स, तो उस एलिमेंट को सेल्फ इनवर्स, या फिर A के किसी ग्रुप G के किसी भी एलिमेंट का इनवर्स अगर वो खुद ही आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 and 2 आर ऑलवेज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट एंड वाइस वर्सा। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 2 है तो वो सेल्फ इनवर्स होगा। क्यों होगा? एक ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी होगा, 2 ऑर्डर का है तो ए स्क्वायर बराबर ई होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर 1 ऑर्डर का है तो ए की पावर 1 बराबर आइडेंटिटी, मतलब ए बराबर खुद आइडेंटिटी होगा। और अगर 2 ऑर्डर का है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी होगा। तो दोनों ही केस में हम जानते हैं आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी ही होता है। और ए स्क्वायर बराबर ये है, इसका मतलब ए इंटू ए बराबर ई आ गया, इसका मतलब ए का इनवर्स तो ए ही है, क्योंकि ए के मल्टीप्लाई में ए का इनवर्स लिखते हैं तभी आइडेंटिटी आता है। तो अगर किसी एलिमेंट का खुद का इनवर्स खुद हो तो उस एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 या 2 होगा, या फिर अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 2 है तो 100% वो क्या होगा? सेल्फ इनवर्स होगा। बात समझ आ रही है? यह बात आपको माइंड में फिट रखनी है। बात समझ आ रही है? 1 ऑर्डर के एलिमेंट को भी सेल्फ इनवर्स, और सेल्फ इनवर्स है तो उसका ऑर्डर या तो 1 या 2 हो सकता है। तो दोनों तरफ से बात सत्य है। तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट के बारे में यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप की, तो ध्यान से समझिए साहब। साइक्लिक ग्रुप की चर्चा करते हैं, गौर से समझिए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। इसी के अंदर शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। A group G which is generated by an element A belongs to G is called cyclic group generated by A and it is denoted by G is generated by A। अगर कोई ग्रुप है वो अकेले किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, बन जाए, मतलब उस एक एलिमेंट की ही इंटीग्रल पावर से उस जी के सभी एलिमेंट आ जाए। दूसरी डेफिनेशन देखो, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। जी के सभी एलिमेंट को अगर एक ही एलिमेंट की पावर लगा लगा के बनाया जाए तो उस ग्रुप जी को उस एलिमेंट ए से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं, और उस ग्रुप को ऐसे डिनोट किया जाता है, जी इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, राइट। एंड एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। उस एलिमेंट को जनरेटर कहते हैं और उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर, सॉरी जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर होता है, क्योंकि उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब ग्रुप क्या होना चाहिए? वो खुद ग्रुप होना चाहिए। तो एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। जैसे G1 -1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो अब गौर से देखिए साहब, आयोटा से जनरेट कर रहे हैं तो ये चारों एलिमेंट आ रहे हैं, आयोटा का ऑर्डर भी 4 है। माइनस आयोटा से जनरेट कर रहे हैं तो भी ये चारों एलिमेंट इसके आ रहे हैं, तो माइनस आयोटा का ऑर्डर भी 4 है। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर, और आप जानते हैं इसमें 1 का ऑर्डर तो 1 है तो वो जनरेटर हो नहीं सकता, -1 का ऑर्डर 2 है तो वो भी जनरेटर हो नहीं सकता। समझ आ रहा ना? -1 का ऑर्डर 2 क्यों है? -1 की पावर 2 लगाने पर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहां पर 1 और -1 अगर हम देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है? 1 का ऑर्डर भी 1 है और -1 का ऑर्डर 2 है। तो इस वजह से ये दोनों क्या है? आपके जनरेटर हो नहीं सकते, क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। बात समझ आ रही है? इसलिए यहां पर 1 और -1 जनरेटर नहीं है, आयोटा और माइनस आयोटा इसके क्या है? जनरेटर है। ऑर्डर ऑफ आयोटा 4, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी 4 है। बात समझ आ रही? इसलिए, और ये ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक सॉरी ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। बेसिक साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन बताई, सब ग्रुप की डेफिनेशन बताई, ग्रुप की डेफिनेशन बताई, और अब हम इससे रिलेटेड कि ग्रुप और सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज काम करती हैं उसकी चर्चा करते हैं। और इनको सिर्फ ध्यान में रखना है, प्रूव रूप तो कुछ कुछ होंगे तो मैं बता दूंगा, बाकी जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टीज क्या है उसको ध्यान में रखना है और फिर हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा। अब अगला ध्यान से समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स।
कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन एवरी ग्रुप। पहली बात क्या है, हर एक ग्रुप में कैंसलेशन लॉ जरूर लगता है, जो भी ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। यानी कि अगर ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन के लिए कैंसलेशन लॉ लगेगा, और अगर ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कैंसलेशन लॉ जरूर लगता है, राइट। अब जैसे देखिए, इफ एनी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, अगर कोई ए बी सी जी के एलिमेंट है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो यहां से क्या होगा, हर हाल में बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। लेफ्ट कैंसलेशन लो, लेफ्ट साइड से ए से कट के क्या आएगा, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। फिर बी ए इज इक्वल टू सी है तो राइट साइड से ए से कट के क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसे कैंसलेशन लो कहते हैं। कैसे प्रूव किया, हम ए बी इज इक्वल टू ए सी मानते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए और ए इनवर्स इंटू ए एक साथ हो जाएंगे, और ये तो आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी इंटू बी, आइडेंटिटी इंटू सी, और आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करो वही देता है, तो ई इंटू बी बी और ई इंटू सी सी हो जाएगा। तो हमने ऐसा माना और ऐसा अपने आप आ गया, तो कैंसिलेशन लो लग गया। सेम एज इट इज राइट साइड में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में ए इंटू ए इनवर्स, और राइट साइड में ए इंटू ए इनवर्स को आइडेंटिटी लिख देंगे, तो बी ई और सी क्या हो जाएगा, बी और सी। समझ आ रही है। तो ये हर ग्रुप में कैंसिलेशन लो जरूर लगता है, यह आपकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए साहब, ये इसमें थोड़ा सा प्रूव जो है करके बता रखा है, पर देख लो समझ लो सिर्फ। अगली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए साहब, अगली प्रॉपर्टी है वह ध्यान से समझिए। अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इज ऑलवेज अ ग्रुप। एक ऐसा फाइनाइट सेमी ग्रुप जिसमें दोनों कैंसलेशन लॉ लग रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। मतलब कितनी अच्छी बात है, ध्यान से देखना। फाइनाइट होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, और सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप मतलब जानते हैं आप, क्लोजर एसोसिएटिव से दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें तो वो अपने आप ग्रुप हो जाएगा। मतलब उसमें आइडेंटिटी और इनवर्स अपने आप लग जाएगा, अगर क्या लग रहा हो, ये कैंसलेशन लॉ लग रहा हो। तो अभी हम इसे प्रूव करके दिखाते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। जी मान लिया कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है, फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे। मान लिया इसमें क्या है, a1 a2 a3 an, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तब ध्यान से समझिए, हमें क्या प्रूव करना है कि यह क्या है, ग्रुप है। ऐसा हमें इसको प्रूव करना है, तो अभी प्रूव करते हैं, ध्यान से समझिए, गौर से देखिए साहब। हमने जी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, a1 a2 a3 an। इफ एनी a बिलोंग्स टू g, हमने कोई g का कोई एक एलिमेंट ले लिया, उस a1 a2 a3 an में से ही कोई एक लिया और उसको g के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। तो क्योंकि g तो एडिशन के लिए क्या होता है, क्लोज होता है, सॉरी जो है g तो ग्रुप है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो a g में है और a1 भी ऑलरेडी g में है, तो दोनों का प्रोडक्ट g में आ जाएगा। a g में हमने लिया है और a2 a1 a2 a3 n सभी g में है, तो इनका प्रोडक्ट सभी क्या आ जाएंगे, g में। अब ये सभी g में है, हो सकता है कि इनमें से कोई बराबर हो, तो हमने लेट इफ पॉसिबल हमने क्या मान लिया, एनी a ai और a a j क्या है, इक्वल है। तो क्योंकि हमें क्या रखा है कि इसमें कैंसलेशन लॉ लग रहा है, तो a से a कट के ai बराबर aj लिख सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए a1 a2 a3 n में से ये तो सभी n अलग अलग एलिमेंट है, तो इसका मतलब ai और aj इक्वल हो नहीं सकते, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हम जो मान के चल रहे हैं वो गलत है। हमने क्या माना कि इसके कोई भी दो प्रोडक्ट इक्वल हैं, इसका मतलब ऑन ऑल n प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। कोई भी दो इक्वल मान के चल रहे हैं वो तो विरोधाभास आ रहा है, इसका मतलब कोई भी दो n प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, सभी के सभी क्या है, n अलग अलग प्रोडक्ट है। ये सभी n एलिमेंट g में है, और ये a1 a2 a3 n ऑलरेडी g में है, और g में n से एक भी ज्यादा एलिमेंट नहीं है। g में एग्जैक्ट कितने एलिमेंट है, n। तो इसका मतलब ये n एलिमेंट और ये n एलिमेंट का सेट एक ही होगा, g। तो ये बराबर आ गया पूरा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये a1 a1 के ही इक्वल हो, किसी के भी इक्वल हो सकता है। जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूं, देखो सपोज इस g में 4 एलिमेंट है ना, और हमने किसी एक एलिमेंट आयोटा ले लिया, एक a, और a इज इक्वल टू आयोटा लिया, और उस आयोटा को इन चारों से मल्टीप्लाई किया। अब इनकी जो भी वैल्यू आ रही है वो 100% जी में ही आएगी। ये आयोटा आ रहा है, ये माइनस आयोटा आ रहा है, ये आयोटा स्क्वायर -1 आ रहा है, ये माइनस आयोटा स्क्वायर +1 आ रहा है,
तो देखो इन चारों की वैल्यू जी में ही आ रही है। और खुशी की बात क्या है कि ये चारों अलग अलग भी हैं, और अब पता नहीं है कि इसमें ये जो पहला वाला प्रोडक्ट है इस पहले के ही बराबर है, ऐसा जरूरी नहीं है। यह 1 किसके इक्वल है? लास्ट वाले प्रोडक्ट के। -1 किसके है? सेकंड लास्ट वाले के। आयोटा किसके हैं? फर्स्ट वाले के। और माइनस आयोटा किसके हैं? ये सेकंड वाले एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये जो पहला एलिमेंट है A1, ये जरूरी नहीं कि A1 के ही इक्वल हो, इनमें से ही किसी एक के इक्वल होगा, परंतु इस G के सभी एलिमेंट इनमें से किसी न किसी के इक्वल जरूर होंगे। सिंस अब A इसमें से ही कोई एक है, A G में से ले रहे हैं, इसका मतलब इनमें से A, या तो AI है या AK है या A2 है या A3 है या AN में से कोई एक है। तो A अगर G का एलिमेंट है तो A भी इनमें से ही किसी एक प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मान लिया A क्या है? A AK के इक्वल है, जहां पर AK क्या है? G का एलिमेंट है। अब गौर से देखिए, A AK इज इक्वल टू A है, और AK अगर AK इज इक्वल टू A आ जाए तो AK तो क्या हो गई? राइट आइडेंटिटी। राइट साइड में है ना AK मल्टीप्लाई में, तो ये राइट आइडेंटिटी वाला डेफिनेशन तो बन गया। अब गौर से देखिए, इफ AK इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मान लिया कि AK बराबर क्या हो? आइडेंटिटी हो, तो एक और AK क्या हो? G में तो है ही AK, तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्या होगी? G में बिलोंग करेगी। तो अब गौर से देखिए, सिंस आइडेंटिटी बिलोंग्स टू G, अगर आइडेंटिटी G में बिलोंग कर रहा है, तब गौर से देखिए, अगर आइडेंटिटी G में बिलोंग कर रहा है तो आइडेंटिटी भी इनमें से ही कोई एक होगा, तो वो ई भी इन में से किसी न किसी एक प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो मान लिया किसी एक प्रोडक्ट ए ए जे, पता नहीं कौन सा वाला, पर ए ए जे के इक्वल है। अगर ये आइडेंटिटी इस प्रोडक्ट के इक्वल है तो ए ए जे इंटू ई, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ए स्टार बी बराबर ई, ये तो था ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई बराबर ए, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, तो ए के राइट आइडेंटिटी था। अब ए स्टार बी बराबर ई, तो ये एजे क्या हो जाएगा? राइट इनवर्स, और एजे तो जी में है। तो क्या निष्कर्ष निकला? राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन जी और राइट इनवर्स एग्जिस्ट इन जी। तो हमारे पास एक और थ्योरम होती है ग्रुप थ्योरी के अंदर, कि अगर किसी सेमी ग्रुप में राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स एग्जिस्ट करे तो वो अपने आप क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। अगर किसी ग्रुप में क्या हो? राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करते हो तो वह क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपका क्या हो गया? आपको यहां पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता है, आपका पेपर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। आपको वहां पर ऐसे प्रूव लिखना नहीं होता है, हालांकि ये सब्जेक्टिव के अंदर है, ठीक है, पर नॉलेज के लिए मैंने आपको यहां पर समझा दिया है कि ये कैसे हो रहा है। आगे हम जनरली सबके प्रूव नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ स्टेटमेंट क्या है प्रूव, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर में आता है ना, जानते हो ना, जहां थ्योरम पूछी जाती है ग्रेजुएशन के अंदर। तो हमें तो ये पता रखना है, याद रखना है कि अगर किसी फाइनाइट सेमी ग्रुप में कैंसलेशन लॉ लग रहा हो तो वो क्या हो जाता है? ग्रुप। अगर किसी सेमी ग्रुप में राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो भी क्या हो जाता है? ग्रुप। अगर किसी सेमी ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो भी क्या हो जाता है? ग्रुप। ये तीन बातें याद रखनी है। बात समझ आ रही है? तो कैंसलेशन लॉ वाला तो मैंने प्रूव कर दिया, मान लिया कि इसमें कैंसलेशन लॉ लग रहा है तो हमने राइट आइडेंटिटी राइट इनवर्स जी में दिखा दिए, इसलिए जी क्या हो गया? ग्रुप हो गया। सेम एज इट इज क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है, एक ही होता है। द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑलवेज यूनिक। पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है, लेकिन इनवर्स हर एलिमेंट का यूनिक होता है। हर एलिमेंट का अपना इनवर्स होगा, यानी कि जी में जितने एलिमेंट है उतने इनवर्स मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई खुद का इनवर्स खुद ही हो, किसी खुद ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए, ऐसा भी हो सकता है, पर हर एलिमेंट का इनवर्स एक ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट के दो दो इनवर्स आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इनवर्स भी यूनिक होता है, आइडेंटिटी भी यूनिक होती है। अगर जी कोई ग्रुप है और ए उसका एक एलिमेंट है तो जी के हर एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट होता है। शॉक्स शूज प्रॉपर्टी या रिवर्सल लो, ठीक है, जूते मोजे प्रॉपर्टी कहो या रिवर्सल लो कहिए, क्या होती है? ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सर इसे जूते मोजे क्यों कहते हैं? क्योंकि पहनते वक्त हम पहले मोजे और बाद में जूते पहनते हैं, लेकिन उतारते वक्त पहले जूते और बाद में मोजे उतारते, ऐसा इनका तात्पर्य है, इसलिए इनको इन्होंने ऐसा कहा। बाकी कोई जूते मोजे से कोई रिवर्सल लो, ठीक है। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जी के हर एक एलिमेंट में ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है अगर बाई चांस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए तो।
इन जनरल इफ जी बी एनी ग्रुप, उसमें A1 A2 A3 एन एलिमेंट है, तो A1 A2 A3 an का इनवर्स होल इनवर्स हो तो वो an का इनवर्स n-1 का इनवर्स an-2 का इनवर्स, ऐसे ही A3 इनवर्स A2 इनवर्स A1 इनवर्स, यानी ABCD का इनवर्स चाहिए तो क्या होगा, D इनवर्स C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स होगा। बात समझ आ रही है? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, यह आपको ध्यान में रखनी है, और असल में ये सारी थ्योरम्स होती हैं, इनके बाकायदा विधिवत से प्रूव होते हैं सभी के। तो जीवन में जब कभी समय मिले आराम से बैठ के कि अब मुझे जो है अलजेब्रा में ही जो है कुछ काम करना है या फिर अलजेब्रा को ढंग से पढ़ना है, उस समय इन सभी के प्रूफ देखने होते हैं। बेटे के अच्छी अच्छी बुक्स हैं, सर आपने अच्छी अच्छी बुक्स हमें बताई नहीं, अच्छी अच्छी अलजेब्रा की बुक्स जो है बहुत सारी हैं, गैलियन आती है, ठीक है, खन्ना भामरी की बुक आती है, ठीक है, शानदार बुक है। तो खन्ना भामरी की बुक जो है वह भी आप देख सकते हैं, गैलियन है एक, वह बुक भी देख सकते हैं, कृष्णा सीरीज की बुक्स भी ठीक आती है ना, गुप्ता गोयल जो है उनकी बुक आती है, वो भी शानदार है। तो ये कुछ मैंने आपको बुक्स बताई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बाद में, अभी तो फिलहाल आपको इतना समय रहता नहीं है ना। लेट G be any group, then for any AB belongs to G, the equation AX is equal to B and Y is equal to B have unique solution in group G। सर ये क्या भला है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये क्या, तो हमने समझाया, ये भी एक थ्योरम है कि किसी भी ग्रुप G के अंदर AX is equal to B और Y is equal to B, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, दो हल नहीं आ सकते हैं। कैसे? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बी ए ग्रुप, देन इक्वेशन कौन सी, ax is equal to b, 1x is equal to iota, iota x is equal to minus iota, iota x is equal to -1, कुछ भी ले लो, 1 - 1x is equal to minus iota, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन भी क्या होगा, x is equal to iota आ जाएगा, 1 तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर आयोटा को इधर डिवाइड में भेजेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा इनवर्स, या फिर आप क्या कीजिए, दोनों तरफ आयोटा से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस आयोटा स्क्वायर इधर +1 हो जाएगा, इधर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो प्लस आयोटा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ आ रही ना? यहां से भी आप क्या कीजिए, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए तो x इज इक्वल टू प्लस आयोटा, तो ये इसके क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। और y आयोटा इज इक्वल टू -1, तो इसमें भी इसकी जगह 1 लाने के लिए राइट साइड में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस +1, और इधर माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा इसका सॉल्यूशन। कुल मिलाकर इन हर इक्वेशन कोई सी भी ax इज इक्वल टू बी या y इज इक्वल टू बी लीजिए, जहां पर a और b g के कोई से भी एलिमेंट हैं, 100% इन इक्वेशन का हमेशा क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है जी में इनका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। बात समझ आ रही है? तो इनका यूनिक सॉल्यूशन हमेशा जी में रहता है, ये एक प्रॉपर्टी। लेट जी बी एनी सेमी ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू दिस। अब ध्यान से समझिए, अगर किसी सेमी ग्रुप में ax इज इक्वल टू बी और y इज इक्वल टू बी का यूनिक सॉल्यूशन हो तो 100% वो सेमी ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा अपने आप ही। और अगर ग्रुप है तो उसमें तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होता ही, अभी देखा ग्रुप में इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर किसी सेमी ग्रुप में इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन दिख रहा हो तो हमेशा जी क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन लेफ्ट एक्सियम्स, वही वाली बात, सेमी ग्रुप में अगर लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो ग्रुप हो जाता है, सेमी ग्रुप में अगर राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो भी वो ग्रुप हो जाता है। ये ग्रुप की डेफिनेशन है बेस्ड ऑन लेफ्ट और राइट एक्सियम्स, यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट इन एनी ग्रुप जी। आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, किसी एलिमेंट का स्क्वायर वापस वही एलिमेंट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट कहते हैं। तो जी में किसी भी ग्रुप में क्या होता है, आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट एक ही होता है। अगर सपोज मान लिया ए आइडेम्पोर्टेंट है तो ए का स्क्वायर ए आएगा, तो यहाँ ए से ए कट के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। या फिर इस ए स्क्वायर को तो ए इंटू ए को ए इंटू ई लिख सकते हैं, फिर ए से ए कट के ए बराबर ई आ जाएगा। तो आइडेंटिटी के अलावा किसी भी ग्रुप में कोई भी आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं होता है, मतलब किसी एलिमेंट का स्क्वायर वापस वही एलिमेंट आएगा, ऐसा एक ही एलिमेंट है, कौन, आइडेंटिटी। ठीक है साहब। लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप एंड एनी ए बिलोंग्स टू जी, एम और एन इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर्स, देन अगर जी कोई ग्रुप है तो उसमें ए की पावर एम का मतलब क्या होता है, तो ग्रुप में ए की पावर एम का मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए नहीं होता है, ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए एम टाइम्स। अगर स्टार प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस 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 आ जाएंगे, स्टार मल्टीप्लीकेशन है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, स्टार कुछ और ऑपरेशन है तो वो आ जाएगा। समझ आ रही है? ए स्क्वायर को एल्जेब्रा में ए इंटू ए नहीं पढ़ना है,
ए स्क्वायर को अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, ए स्टार ए की पावर माइनस एम, तो ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स एम टाइम्स ए की पावर एम ए की पावर एन। अभी तक आपने रट रखा था आधार से में गाते जुड़ जाती हैं, कैसे जुड़ जाती हैं अभी प्रूव करके दिखा रहे हैं। देखिए ए की पावर एम को ए स्टार एम टाइम्स ए की पावर एन मतलब ए स्टार एन टाइम्स, और दोनों ऑपरेट हो रहे हैं तो बीच में स्टार, तो ये टोटल ए स्टार कितने हो जाएंगे, ये एम है और ये एन है, तो टोटल कितने हो गए एम प्लस एन। तो इसलिए अगर ए एम प्लस एन टाइम्स है तो उसको ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को ए की पावर एम प्लस एन या ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, तो भी बात यही है, आगे एन पीछे एम या पीछे एम आगे एम, तो भी टोटल तो एम प्लस एन ही होंगे, तो इन दोनों का मान ये होता है ए की पावर एन की होल पावर एम, तो इसको ए की पावर एम एन या ए की पावर एन एम या ए की पावर एम की पावर एन ऐसा लिख सकते हैं अलजेब्रा में। ए की पावर एन की पावर माइनस वन को ए की पावर माइनस वन की पावर एन और ए की पावर माइनस एन ऐसा भी लिख सकते हैं। कुछ बात समझ आ रही है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, ग्रुप्स की, ठीक है। ऐसी ही और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, और जो है ग्रुप को फिनिश करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब आप आज की क्लास का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, 15 तक देख लेते हैं, इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो ध्यान से समझिए, लेट G be any group and A belongs to G such that A की पावर M is equal to identity, A की पावर N is equal to identity, where M and N are not equal to 0, then A की पावर GCD of Mn is equal to B identity होता है। सर ये GCD क्या होता है, HCF, HCF को क्या कहते हैं, GCD। प्रॉपर्टी बहुत शानदार है, ध्यान समझिए, ए की पावर अगर 2 आइडेंटिटी है और ए की पावर 3 आइडेंटिटी है, तो ए की पावर 2 और 3 का मसअप है, यानी कि ए की पावर 1 भी आइडेंटिटी ही आएगा। तो अगर जैसे ये जी ग्रुप है, इसमें 2 लिया उसकी पावर 3 आइडेंटिटी है, 2 लिया उसकी पावर 9 भी आइडेंटिटी है। सर आपको कैसे पता चला 2 की पावर 3 आइडेंटिटी है, 2 की पावर 3 8 आएगा, और 8 में मॉड्यूलो 7 का भाग देंगे तो एक शेषफल। फिर सर 2 की पावर 9, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो इधर क्यूब करेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू 3 9, इधर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब दोनों का ऐसा आ रहा है, तो अब 3 और 9 का जो जीसीडी होगा वो भी 2 की पावर लगाने पर 1 ही आएगा। 3 और 9 का जीसीडी एचसीएफ क्या होता है, 3, जीसीडी मतलब एचसीएफ, तो ये 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज देखिए, 5 अगर जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो 5 की पावर 12 इसमें 1 है। सर आपको कैसे पता चला 5 की पावर 12 1 है, 5 की पावर 12 निकाला यहां से, है ना, ऐसा है कि उसमें 5 की पावर 12 1 है। सर आपको कैसे पता चला, तो ध्यान से समझिए, यहां पर हम 5 की पावर अगर 1 करते हैं तो 5 की पावर 2 25 में 7 का भाग देंगे तो 4, 5 की पावर 1 से क्या आ रहा है 5, 5 की पावर 2 से 25 में 7 को डिवाइड करेंगे, 7 चौक 7 तरी 21 तो 4, 5 की पावर 3 करेंगे तो इधर 5 और इधर 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3, इधर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 7 को डिवाइड किया तो 7 2 14 6, 125 नहीं करना है क्योंकि 125 में 7 का भाग देने में समस्या होगी। अब 5 की पावर 4 निकालनी है तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है साहब, या फिर एक काम कीजिए दोनों तरफ पावर 6 लगा दो, ठीक है, तो इधर स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर करेंगे 6 और इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर 36 में 7 को भाग देंगे 7 पंद्रह 35, एक आ गया। सर ये क्या किया, ये समझ नहीं आया, 5 का स्क्वायर तो 25 में 7 का भाग दिया तो 21 यानी 4, फिर दोनों तरफ 5 से गुणा किया तो 5 की पावर 3, 5 4 20 में 7 को डिवाइड किया तो 7 2 14 6, अब इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर कर दिया तो 5 की पावर 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 5 की पावर 6 और 6 का स्क्वायर 36 में 7 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। अब 5 की पावर 6 1 आ रहा है तो मुझे बताइए दोनों तरफ वापस होल स्क्वायर करो, तो इधर 5 की पावर 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसको लेफ्ट साइड को और इसकी लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करो, इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड को मल्टीप्लाई करो, तो 5 की पावर 12 5 की पावर 6 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 5 की पावर 18 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो पता चला नहीं दोनों क्यों बना रहे हैं, 5 की पावर 12 और 5 की पावर 18 दोनों क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। अगर ये दोनों 1 आ रहे हैं तो 5 की पावर इनका जो जीसीडी होगा वह भी 100% क्या आएगा 1 आएगा। इनका एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ क्या रहा है 6, 12 और 18 का एचसीएफ तो निकालना आता ही है, तो ये 6 है और 5 की पावर 6 हमारे पास क्या है 1 है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी समझ आई, ए की पावर एम अगर आइडेंटिटी है और ए की पावर एन अगर आइडेंटिटी है तो ए की पावर एम एन भी क्या होता है आइडेंटिटी ही
होता है। समझने के लिहाज से यहां ऐसे ऐसे रहने दो आप। फिर लेट G बी एनी ग्रुप एंड एनी A बिलोंग्स टू G सच दैट, ऐसा दे रखा है कि A की पावर n क्या है, आइडेंटिटी। अगर कभी भी किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की पावर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो उस एलिमेंट का ऑर्डर, वो जो पावर है वो नहीं होता है, उससे छोटा या बराबर होता है। क्योंकि एलिमेंट की ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है कि ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी तो आए, लेकिन n क्या होना चाहिए, n शुड बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। डेफिनेशन में बताया था ना। तो यहां तो कहीं बोल नहीं रखा है कि ये n लीस्ट है, तो इसका मतलब इस पावर से अब ए का ऑर्डर क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होता है। अगर ए की पावर 3 आइडेंटिटी है तो गारंटी है ए की पावर 3 आइडेंटिटी है तो ए का ऑर्डर या तो 1 होगा या 3 होगा। 3 से छोटा 2 भी नहीं हो सकता, वो भी होता भी क्या है, उससे छोटा भी उसका डिविजर ही होता है। अगर ए की पावर 20 आइडेंटिटी है, बताइए ए का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ए का ऑर्डर 1 2 4 5 10 और 20 ये हो सकता है बस। किसी कीमत पे ए का ऑर्डर 15 या 6 या 7 या 8 या 9 या ऐसा नहीं आएगा। बात समझ आ रही है। अगर ए की पावर 5 आइडेंटिटी है तो ए का ऑर्डर 1 या 5 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पल्ले पड़ रहा है। एंड इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एम, लेकिन उल्टा अगर ए का ऑर्डर एम है तो ए की पावर एम आइडेंटिटी जरूर आएगा, लेकिन ए की पावर एम आइडेंटिटी है तो ए का ऑर्डर एम बोल नहीं सकते हैं, उसके लिए एम क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ आ रही है। तो ये 15 तक की प्रॉपर्टीज हमने आज की क्लास में देखी है, और जो पीछे मैंने आपको होमवर्क दिया है एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने वाला, वह आप घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। बात समझ आ रही है। सॉल्व करोगे, अभ्यास करोगे, अब आपको असाइनमेंट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे साथ साथ। बात समझ आ रही है। तो वह आप सभी सॉल्व करके लेके आएंगे, पढ़ोगे तो बात समझ आएगी। आज की क्लास के स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। आज हमने ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट से पढ़ना स्टार्ट किया है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले हमने एक एबिलियन ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप के ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, यहां से देख लीजिए साहब। मोनोइड तुम पीछे कर चुके थे, यहां से हमने स्टार्ट किया है। ये लीजिए साहब स्क्रीनशॉट। ये एक इंपॉर्टेंट पेज था, मैंने आपको बहुत बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ना। इसकी ये एग्जांपल्स बहुत काम के हैं, जीवन में काम आएंगे। दिस इज फर्स्ट पेज, पिछली क्लास में बताया था। ये आज की क्लास का फर्स्ट पेज। ग्रुप है ना, कौन कौन से ग्रुप है, इन 19 में से ओनली 5 ग्रुप निकले। फिर इन में से कौन कौन से नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो 5 नॉन एबिलियन ग्रुप निकले। मैंने तुमको होमवर्क भी दिया है, 2 ऐसे फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल ढूंढ के लाने हैं जो नॉन एबिलियन हो। 2 नॉन एबिलियन फाइनाइट ग्रुप ढूंढ के लेके आएंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप, ये तो हम पीछे आपको दिखाई चुके थे। फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यहां से हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से हमने देखना स्टार्ट किया है आज की क्लास। क्या होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल मस्ती से मैंने समझाया है। कहीं समस्या आ जाए तो 2 बार शांति से लेक्चर देख लेना, बिल्कुल जागृत अवस्था में, तो समझ आ जाएगा। वैसे आशा करता हूं समझ आ गया होगा। फिर ये सवाल करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ हमसे सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे तो वैसे भी सेल्फ क्लियर है कि आपको ये समझ आ गई बात। एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का मीनिंग क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया विद एग्जांपल, ताकि आपको एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो अप्लाई करना है और ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आने हैं। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है वह बताया। सब ग्रुप का ऑर्डर जिस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है उसके ऑर्डर के बराबर होता है। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, जिस एलिमेंट का इनवर्स वो खुद हो। सेल्फ इनवर्स का ऑर्डर या तो 1 या 2 होता है, या फिर जिस एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 2 है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है। साइक्लिक ग्रुप, जो किसी एक एलिमेंट से बन जाए उसे साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, या एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए उसे हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ये प्रॉपर्टीज हमने देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, फिर फर्स्ट का प्रूव किया, सेकंड का प्रूव किया, फिर प्रूव छोड़ दिए कि प्रूव करेंगे तो बहुत ज्यादा समय जाएगा, तो फिर प्रूव जो है लिखना रहने दिया है हमने। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी का 3 पेज में प्रूव बताया। फिर इसके बाद ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 8th जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मस्ती से। और यह 9, 10th, 11th डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन लेफ्ट और राइट एक्सियम्स। लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स और सेमी ग्रुप तो ग्रुप, राइट आइडेंटिटी राइट इनवर्स और सेमी ग्रुप है तो भी क्या हो जाता है, ग्रुप। फिर ये एलिमेंट्स के ऊपर कैसे ऑपरेशन लगते हैं
है ना, पावर्स कैसे काम करती हैं, और ये फिर आपकी 2 और प्रॉपर्टीज, 15 प्रॉपर्टीज तक की हम चर्चा कर चुके हैं ग्रुप, सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड। इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में कल फिर करेंगे। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है साहब, पढ़ के आइएगा, होमवर्क जो दिया है वो कंप्लीट करके लेके आइएगा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं अगले 1 मिनट में। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।